हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से डीएम स्टडी सेंटर पर। आज इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के पेपर 2 के पेपर को डिस्कस करेंगे, जो है आपका साइंस साइंस सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको जानकारी होगा कि जिनका मैथ और साइंस है उनका पेपर 2 में आपका 30 क्वेश्चन आपका बुक से प्लस आपका जो है साइंस पेडागोगी से आपका 15 मार्क का रहता है और बुक्स का जो आपका 15 मार्क का रहता है और साथ में आपका मैथ भी आपका जो है 30 मार्क्स का रहता है। जिनका मैथ या मैथ प्लस जिनका साइंस है तो उनके लिए पेपर 2 में आपको करना होता है। तो इस वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे। साथ में मैंने साइंस का कुछ नोट्स जो है मेरा टेलीग्राम चैनल डीएम स्टडी सेंटर, अगर टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर साइंस का जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का बहुत सारा नोट्स है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है और आपको वो सी टेट में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपका सी टेट एग्जाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग उसी को प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे कि किस तरह का साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके पहले मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है, आपका पेडागोगी से लेके हिंदी पेडागोगी, इंग्लिश पेडागोगी, फिर आपका सीडीपी का कई सारे वीडियो मैंने लेक्चर पहले से अपलोड कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जाके जरूर देखिए, आपका एक अच्छा कंसेप्ट बनेगा और प्रीवियस ईयर पेपर जो है को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट जानकारी होता है कि आपका क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग साइंस का 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 61 बोथ इंग्लिश एंड हिंदी दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प, द लॉन्गेस्ट स्नेक्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर, कौन सा है जो लॉन्गेस्ट स्नेक है इन द वर्ल्ड। ये सी टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये 2018 का पेपर को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर काफी कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो इसका जो देखते हैं ऑप्शन, वाइपर, एनाकोंडा हो सकता है, आपको एनाकोंडा लगता होगा, वो बड़ा सांप है। फिर बुआ है, इससे जालीदार अजगर। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर 61 को, वो आपको 4 नंबर, वो आपका जालीदार अजगर सांप जो है सबसे लॉन्गेस्ट स्नेक है। इंग्लिश में दिया हुआ आपका रेटिकुलेटेड पाइथॉन्स जो है आपका सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा लॉन्गेस्ट आपका सांप है। तो एक तो इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है 62, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि, मतलब पीपल इज डन योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज, क्यों योगा किया जाता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट टू परफॉर्म द योगा इन द वर्ल्ड। क्यों योगा किया जाता है, उसके पीछे क्या कारण है। अभी अभी हाल ही में जो है 1-2 साल के अंदर आपने इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जा रहा है। तो आप कमेंट पर जरूर बताइए कि इंटरनेशनल आपका योगा डे कब मनाया जाता है। एक तो आपका जीके के रूप में क्वेश्चन भी बन सकता है, भले सी टेट में ना पूछे, लेकिन हो सकता है कभी जीएस आपका पेपर 1 में आपका ईवीएस में पूछ दे, तो इस तरह का। तो यहाँ पर जो पूछ दिया तो यहाँ भी आपको पूछ सकता है। तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। तो इसको देखते हैं हम लोग। ये एक आसान योगा है, ये एक आसान व्यायाम है। ये एक तो इतना टू द पॉइंट नहीं लग रहा है आपका, ये नहीं है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ क्वेश्चन को ताकि आपको क्लियर दिखे स्क्रीन पर। नेक्स्ट है, यह लोगों को स्वस्थ रखता है। हाँ, ये टू द पॉइंट लग रहा है। ये भूख बढ़ाता है, ये उतना टू द पॉइंट नहीं है। ये खुशियां लाता है, ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका 62 का, वो है ये लोगों को स्वस्थ रखता है, योगा का जो है स्वस्थ रखता है। तो इट कीप्स पीपल हेल्दी, सो 2 नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, मैं आपको हिंदी को थोड़ा दिखा रहा हूँ। 63, चेचक के टीके का आविष्कार देश के द्वारा किया गया, मतलब चेचक दैट इज वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, मतलब वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स जो टीका है स्मॉल पॉक्स के लिए, उसको किसके द्वारा खोज किया गया है, आपको बताना है।
तो इसका जो सही आंसर है 63 का, वो है आपका 3 नंबर, आपका एडवर्ड जेनर। आपका एडवर्ड जेनर ने आपका चेचक के टीके का खोज किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इसी तरह के क्वेश्चन आपका सीटेट में पेपर 2 में पूछे जाएंगे, और आपको प्रीवियस ईयर पेपर जितना अटेंड करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा, और एग्जाम में आप ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर आप देख सकते हैं। ये निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक पर्यवेक्षक के रूप में किया जाता है? थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं। वन ऑफ द फ्लोइंग यूज एज ए प्रिजर्वेटिव, मतलब संरक्षक के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? जो बहुत सारी चीज जो खराब जल्दी हो जाते हैं उसको पर्यवेक्षक मतलब उसको कंजर्व के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है 64, वो है आपका 2 नंबर, आपका सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। 2 नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 में। ईस्ट का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो आपका अल्कोहल है, दही है, चीनी है, साधारण नमक, ये तो है ही नहीं आपका, फिर चीनी भी तो नहीं है। दही जो है आपका, ये उत्पादन ईस्ट के ऊपर नहीं किया जाता है, क्योंकि दही में जो आपका एक तो बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस ऐसे ही कुछ है, नाम को एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा। आपको अगर आपको मालूम हो तो कमेंट पर जरूर बताइए। तो इसका जो 65 का करेक्ट आंसर है वो आपका 1 नंबर, आपका वो है अल्कोहल। अल्कोहल बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, अल्कोहल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 66 में माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका एटीपी से कनेक्टेड है। एटीपी में आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया, तो राइबोसोम में आपका क्या बनता है? ये क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन आपका 9 क्लास का एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है। 9 या 8 में भी आपका जो जीव जनन करते हैं इस तरह का चैप्टर में आपका मिलेगा क्वेश्चन। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ते हैं, अगर आप 8 का एनसीईआरटी, 9 और 10 का एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपका मतलब बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर भी मैं कहता हूँ कि मेरा टेलीग्राम चैनल डीएम हिस्ट्री सेंटर पहले से नोट्स से, अगर आप वो नोट्स को पढ़ते हैं प्लस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं तो भी आपका सीटेट में आप 30 आपका साइंस सेक्शन में 30/30 ला सकते हैं। तो 66 को देखते हैं। आपका जो राइबोसोम है वो है आपका 3 नंबर। राइबोसोम में आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक तो 9 क्लास के एनसीईआरटी में है कि राइबोसोम में किस चीज का संश्लेषण होता है? तो दैट इज द प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन वहां पर बनता है राइबोसोम में। आगे बढ़ते हैं। ये एक मैथ क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको देखते हैं थोड़ा। आपका एक बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा है। यस, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगी? इंग्लिश में देखते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्ज, हाउ मेनी ऑक्सीलेशन विल इट कंप्लीट इन 16 सेकंड में कितना होगा? तो ये जो है बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करना मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपका पूछा है कि आवृत्ति 2 हर्ट्ज है और ये सिंपल पेंडुलम है। तो आवृत्ति जो है आपका वो है आपका 2 हर्ट्ज है, मतलब फ्रीक्वेंसी, आपका फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू आपका हो गया 2 हर्ट्ज। ये हो गया 2 हर्ट्ज। यस, और आपका टाइम जो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर टाइम दिया 16 सेकेंड, मतलब 16 सेकेंड में कंप्लीट होता है। तो टाइम लिखेंगे, टाइम इक्वल टू आपका हो गया 16 सेकेंड। हो गया, टाइम हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हो गया, टाइम आपका 16 सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर पूछा कि ये आपका हाउ मेनी ऑक्सीलेशन, तो नंबर ऑफ, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन जो होता है वो एफ इंटू आपका टी होता है। तो अभी हमने एफ देखा, एफ फ्रीक्वेंसी आपका 2 हो गया, 2 हर्ट्ज हो गया। टाइम जो है आपका यहाँ पर हो गया दिया हुआ 16 सेकेंड। तो इस तरह से 16 दूनी 32, तो आपका है 32। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपका 32 इसका आंसर आएगा। 16 दूनी 32, 32। तो यहाँ पर देखिए 32 कहाँ पर है, आपका 3 नंबर आंसर है 32। तो इस तरह से 32 आपका ये आंसर होगा। आपको डायरेक्ट लगा देना एफ इस, हाँ
आपको डायरेक्ट लगा था ना n इक्वल टू एफ इंटू टी, इसी पर बैठा दीजिए फ्रीक्वेंसी का और टाइम का, उसके बाद गुना कर दीजिए, आपका आंसर ही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 67 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ये देखिए, सॉरी 67 तो हो गया, हम 68 नंबर, 68 नंबर, यस, थोड़ा सब क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों दिखना चाहिए ताकि जो दोनों मीडियम में है किसी को दिक्कत ना हो। आपका निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न इन इफ केप्ट इन एयर? मतलब कोई धातु है जिसको आप खुला में छोड़ देते हैं। ये भी डायरेक्ट आपका 10 क्लास का 9 क्लास का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कुछ धातु है जो खुला में छोड़ देने से डायरेक्ट उसका आग पकड़ लेता है। तो जो आपका 68 है वो उसका 1 नंबर सोडियम धातु है जो सबसे ज्यादा आपका, अगर आप जो रिएक्टिव एलिमेंट्स है जो सबसे अभिक्रियाशील धातु है वो सबसे पहले आपका सोडियम में आता है। सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट में आता है, सबसे अभिक्रियाशील। तो सोडियम को अगर खुला में रख देते हैं तो ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। तो 1 नंबर इज द करेक्ट आंसर आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका 16 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 का उपयोग गैस के रूप में किया जाता है, इसका किसके रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आपका उपयोग किया जाता है वो है आपका 3 नंबर प्रति अम्ल, एंटी एसिड। मतलब अगर किसी के बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाता है तो उसको एज ए एंटी एसिड के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 70 निम्नलिखित में कौन सी गैस पॉप की ध्वनि से जलती है? ये भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन 9 और 10th में है। तो ये जो आपका पॉप की ध्वनि के साथ जो जलती है वो है आपका 2 नंबर, वो है ऑक्सीजन, आपको सॉरी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो आपका पॉप की ध्वनि के साथ, साउंड के साथ, फट फट के आवाज के साथ जलता है, तो इसलिए हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 71 निम्नलिखित में कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? असंपर्क मन जो नॉन कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट नहीं होगा। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जो आपका वो है आपका 1 नंबर गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स, जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो 1 नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये जो आपका 3 नंबर है इंसुलिन, इंसुलिन के द्वारा जो है मधुमेह रोग का हार्मोन, मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन के द्वारा मधुमेह को वो कंट्रोल करता है। इंसुलिन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? मतलब पेट्रोलियम के साथ वो प्रोड्यूस नहीं होता है। इसमें देखिए ये ऑप्शन देखिए आपका नहीं लिखा हुआ, तो इसको जरूर मार्क कीजिए। नॉट लिखा हुआ है, इसी में स्टूडेंट कई बार फंसते हैं, इतना ध्यान नहीं देते, जल्दी से पढ़ लेते हैं और उनका क्वेश्चन आंसर रॉन्ग टिक करते हैं। तो 73 देख सकते हैं कि पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। तो देखिए ये आपका मिट्टी के तल उत्पाद होता है, पैराफिन मोम पर बिटुमेन होता है, तो आपका CNG जो है ये नहीं होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो 73 का 2 नंबर इज द करेक्ट नंबर, CNG। साथ में CNG का क्या फुल फॉर्म होता है? आपका कई बार एग्जाम में भी पूछ सकता है, उसका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का फुल फॉर्म होता है। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये थोड़ा याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में कहीं पूछ दे। 74 नंबर रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक कंटेंट्स रिकॉर्ड, क्या चीज रिकॉर्ड करके रखता है आपका रेड डाटा बुक? ये आपका कई बार इन्वायरमेंट जो है पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 74 का जो सही आंसर 1 नंबर है आपका संकटपन्न प्रजातियां, इंडेंजर स्पीसीज, मतलब ऐसे जीव जंतु या कोई पक्षियां जो आपका संकट में, उनका विलुप्त अवस्था में उनका संख्या घट गया है। तो इस तरह से रेड डाटा बुक, रेड मतलब ही आप देख सकते हैं, रेड लिखा है, रेड मतलब ही आपका डेंजर है। मेरा देखिए यहाँ पर स्क्रीन भी रेड आ रहा है, तो रेड मतलब डेंजर है। तो रेड डाटा बुक मतलब आपका वो जो खतरनाक, खतरे के स्टेज में है। तो 1 नंबर इज द करेक्ट आंसर, इंडेंजर स्पीसीज।
नेक्स्ट आपका 75 नंबर, जूते के सोल का असमतल क्यों किया जाते? व्हाई आर द सोल ऑफ द शूज ट्रेडेड यस। तो देखिए इसका जो है 75 का करेक्ट आंसर 3 नंबर है। जड़त्व तो बढ़ाने के लिए टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए जूते के सोल को असमतल क्यों, समतल क्यों नहीं बनाया था? पहले जाने समतल क्यों नहीं बनाया था। अगर समतल उसको जूता को बनाया जाएगा समतल, तो इसका मतलब गिरने का चांस ज्यादा है, फिसलने का चांस है। असमतल इसीलिए बनाया जाता है ताकि आपका फ्रिक्शन ज्यादा रहे, तो आप जब जमीन पर चलेंगे तो आप गिरेंगे नहीं। तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए उसको असमतल रखा जाता है। तो 75 का 3 नंबर, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब होता है, इसको दूसरा नाम आपका हिंदी में पढ़ेंगे तो घर्षण, आपका घर्षण बल भी इसको कहा जाता है। इसको याद रखिए, घर्षण बल, जिसको फ्रिक्शन फोर्स भी कहा जाता है, जो हमें चलने में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर। सारिका ने आंसू जल का एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि यह विद्युत का सुचालक है या नहीं, इसे उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। मतलब आंसू जल मतलब डिस्टिल वाटर बोतल में उन्होंने लिया है और ट्राई टू फाइंड वेदर द करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है कि नहीं होता है, व्हाट इज लाइकली टू फाइंड, क्या पा सकता है। तो 76 का जो आपका सही आंसर वो 3 नंबर है आपका। ये विद्युत का कमजोर चालक है। मतलब इन्होंने आपका सी टेट का ऑफिशियल आंसर किए, इन्होंने 3 नंबर को मार्क किया है कि ये विद्युत का कमजोर चालक है। कमजोर चालक इन्होंने कहा, पूरा पूरी इन्होंने नहीं कहा कि इंसुलेटर है, लेकिन कमजोर चालक इन्होंने माना है। 76 का 3 नंबर। ये विद्युत का सुचालक ये तो होगा ही नहीं, फिर उपयोग कोई नहीं, ये तो है ही नहीं। ये विद्युत रोधी एकदम करंट फ्लो नहीं होगा, ये भी नहीं है। तो आपका जो ये एक तो बैलेंस आंसर उन्होंने लिया है, ये विद्युत का कमजोर चालक है। इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर में हो सकता है कि थोड़ा बहुत पास हो भी सकता है, उन्होंने नहीं कहा यहाँ पर कि एकदम पास नहीं होगा। तो 3 नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 77 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसको मार्क कीजिए, पहले सत्य नहीं है कहा है। तो देखते हैं, ऑप्शन को पढ़ते हैं वन बाय वन, क्या कुछ दिया है। तो देखिए कि किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा, ये तो नहीं लग रहा, क्योंकि विद्युत किसी वायर से एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो न्यूनतम सीमा का उसका कोई लिमिट नहीं कि कितना न्यूनतम सीमा है आपका। किसी विद्युत पर सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत अधिकतम सीमा, हाँ एक लिमिट है कि अधिकतम कितना करंट किसी विद्युत परिपथ में फ्लो हो सकता है। अगर ज्यादा करंट फ्लो हो गया तो हो सकता है तार आपका जल जाए, उतना कैपेसिटी का नहीं है। सभी भवनों के विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है, फ्यूज जरूर लगाना ही चाहिए। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं 4 नंबर हम लोग, यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर उड़ जाएगा। यस, ये भी आपका करेक्ट है कि अगर अगर आपने फ्यूज लगाया है तो अधिक एक्सेस जब आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा कैपेसिटी से ज्यादा, तो उसमें क्या होगा, फ्यूज उड़ जाएगा और आपका जो भी सामान लगा वो बच जाएगा। तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन सही है। तो लेकिन ये 1 नंबर आपका सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा कि विद्युत में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत न्यूनतम सीमा है, न्यूनतम सीमा का कोई यहाँ नहीं है। नो देयर इज मिनिमम लिमिट ऑफ करंट व्हिच कैन सेफली फ्लो इन, इसका नहीं है। तो 1 नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर। आप देख सकते हैं एक तो जीके टाइप का क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में किस स्थान का चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने संभावना, साइक्लोन का सबसे अधिक प्रभावित होने का संभावना है। तो देखिए ये चारों जगह जो दिया है ये आपका सी एरिया है, मतलब समुद्र के महासागर के सामने वाला ही है। पोरबंदर जो बात करें आपका गुजरात में आता है, मुंबई भी आपका एकदम समुद्र किनारे है, गोवा में जो है स्टेट है जो आपका समुद्र किनारे ही है। लेकिन पुरी को लेने का कारण है कि वो ज्यादातर आप पुरी जो आपका उड़ीसा में आता है और पुरी भी समुद्र के किनारे है। लेकिन साइक्लोन जो है ज्यादातर आप देखेंगे आपको बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन ज्यादा आते हैं, और इसलिए ज्यादा चांस है कि पुरी में आपका साइक्लोन का ज्यादा इफेक्ट होगा। बाकी में भी इफेक्ट हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम लें तो पूरी जो है मोस्ट इफेक्टेड है आपका साइक्लोन में। तो करेक्ट आंसर इज द आपका 2 नंबर पूरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
यस। देखिए ये क्वेश्चन एक आपका ज्योग्राफी जैसे क्वेश्चन दे दिया भूगोल में। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है क्यों? जो आपका चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ, सीजन कैसे बदलता है? तो 79 का 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसके कक्ष के तल के सापेक्ष झुका हुआ, मतलब पृथ्वी का घूर्णन झुकाव के कारण ही आपका ये जो सीजन बदलता है। तो 2 नंबर इज द करेक्ट आंसर। द एक्सिस रोटेशन अर्थ इज टिल्टेड, टिल्टेड माने झुका होना, विद रेस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में टिल्टेड थोड़ा झुका होता है, इसलिए ये आपका सीजन ये बदलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर देखते हैं। ये एक तो स्तंभ ए और स्तंभ बी मिलान कर दिया है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, स्क्रीन पर भी नहीं आएगा, लेकिन देखते हैं हम लोग थोड़ा सा मैच करने के लिए। आपका वृक्षवितान कैनोपी अपघटक दिया हुआ है, ह्यूमस दिया हुआ है, शाही दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक चीज तो आपको चारों ऑप्शन में से अगर कोई भी एक ऑप्शन आता है तो बाकी से ऑप्शन को हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर जो आपका शाही जो है, एक तो देखिए पोर्कुपाइन एक प्रकार का जंगली जंतु है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो आपका डी का जो ऑप्शन वो है आपका 2 नंबर, डी का 2 है। और आपका अपघटक जो है डिकम्पोजर, डिकम्पोजर जो अपघटक होता है वो जो चीजों को टुकड़ा टुकड़ा में बांट देता है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो वो है आपका अपघटक जो है आपका वो हो जाएगा बी का जो है आपका 1 नंबर आ जाएगा। और वृक्षवितान जो है आपका वो है आपका वो है आपका बड़े वृक्ष की शाखाएं, तो एक आपका 4 नंबर में आ जाएगा। और आपका ह्यूमस बचता है, तो ह्यूमस जो है आपका सूक्ष्मजीव में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका 80 का, वो है आपका 80 का ऑप्शन देखते हैं 4 नंबर। आपका 80 का 4 नंबर जो हम लोगों ने मिलान किया था वही है आपका 4 नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। आपका 81 नंबर, 81 नंबर देखते हैं क्वेश्चन आपका। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्पोर्टेंट इन साइंस? ये लेना आसान है, ये तो है नहीं एकदम सीधा दे दे लेना आसान है, ऐसे थोड़ी है, गलत। ये शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास में सहायक है, थोड़ा सा करेक्ट लग रहा मुझे ये। आगे देखते हैं, ये निरात्मक है, इट इज डायग्नोस्टिक। आगे देखते हैं आपका फिर आपका ये विज्ञान के अच्छे प्रदर्शन में सहायक है आपका, ये भी नहीं है। तो इसका जो आपका सही आंसर 81 का वो है आपका 3 नंबर, इट इज डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक ये जो आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एक तो कॉमन एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं 82। विद्यालय में विज्ञान मेला मतलब साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ये क्यों किया जाता है ऑर्गेनाइज? सिंपल है, शिक्षार्थियों को विज्ञान उच्च शिक्षा के तैयार करने के लिए कि हायर एजुकेशन वहां से मिलेगा उनको, इसके लिए। इतना नहीं है करेक्ट। शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करेगा, मतलब ज्यादा नंबर ले पाएंगे, ये भी आपका करेक्ट नहीं है, ज्यादा नंबर तो पढ़ के भी ला सकता है। शिक्षार्थियों विज्ञान में सृजन और प्रयोग करने की क्षमता विकास करने के लिए, यस 3 नंबर इज द करेक्ट आंसर। आपका जो है इसको देखते हैं, टू नर्चर क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिविटी बच्चों में डेवलप होगा। एंड एक्सपेरिमेंटल क्या है इन साइंस अमोंग द स्टूडेंट, मतलब बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ेगी। जब विज्ञान मेला लगेगा तो बच्चे वहां देखेंगे तरह तरह चीजों को, किस चीज का किस पर बना हुआ है, उससे सीखेंगे काफी, क्रिएटिविटी उसके माइंड में बढ़ेगा। फिर एक्सपेरिमेंट कि कोई चीज करके उन लोग सीखेंगे जानेंगे तो क्रिएटिविटी बढ़ेगा। तो इस तरह से 3 नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 83 नंबर। एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में किसे आप शिक्षण वैज्ञानिक विधा में सबसे अधिक उपयुक्त समझते हैं? एज ए टीचर
व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच फॉर टीचिंग, मतलब कौन सा जो आपका साइंटिफिक अप्रोच पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा मानते हैं। तो देखते हैं, शिक्षार्थियों कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना, मतलब कॉन्सेप्ट को आपने बस क्लियरिफाई द स्टूडेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। 83, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने से आपका वो साइंटिफिक अप्रोच नहीं होता है। अवधारणाओं के शिक्षण तो तकनीक का उपयोग करेंगे। सो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग कंसेप्ट। आगे देखते हैं और क्या ऑप्शन है। गिव प्रोजेक्ट टू स्टूडेंट, सिर्फ प्रोजेक्ट देंगे स्टूडेंट को। आस्क द स्टूडेंट परफॉर्म एक्टिविटी रिलेटेड टू कंसेप्ट, कि अवधारणाओं के संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना, मतलब स्टूडेंट करेंगे। तो 83 का जो आपका सही आंसर वो आपका 4 नंबर है। 4 नंबर, आस्क द स्टूडेंट परफॉर्म एक्टिविटी रिलेटेड टू कंसेप्ट, मतलब स्टूडेंट खुद उस कंसेप्ट रिलेटेड परफॉर्म करेंगे, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो ये एक साइंटिफिक जो है आपका अप्रोच बन रहा है पढ़ने का। तो 4 नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रतिशत होती है, इसका अर्थ क्या है। एनसीएफ 2005, गुड साइंस एजुकेशन ट्रू फॉलो, व्हाट डज दिस मीन, क्या मीनिंग है इसका। गुड साइंस एजुकेशन का ट्रू लाइफ होता है, सच्चा जीवन होता है, क्या मीनिंग है इसका। तो देखते हैं, विज्ञान विज्ञान बालक को काज की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। ये तो ठीक लग रहा है। विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त रखने में सक्षम, मतलब बिजी रहेंगे, ये तो उतना सही नहीं है। विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया सीखने लायक बनाए, ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है। आगे, विज्ञान आसान जीवन व्यतीत में सहायक है, साइंस शुड हेल्प इन लिविंग इजी लाइफ, ये भी इतना परफेक्ट आंसर नहीं है। तो आपका जो इसका जो अकॉर्डिंग टू आपका जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार वो आपका 1 नंबर। साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, मतलब वो है विज्ञान जो है बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करता है, मतलब स्टूडेंट के अंदर साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करेगा और दुनिया को वो समझेंगे। तो 1 नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, मतलब नॉट ए क्वालिटी साइंटिफिक एटीट्यूड, इनमें से कौन सा जो आपका साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है। तो खुला मस्तिष्क, ये तो है। ओपन माइंडनेस है। अधिक सीखने की उत्सुकता, क्यूरियोसिटी लर्न मोर, ये भी है। समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू प्रॉब्लम, ये भी आपका ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना, ये भी है आपका। जो है कठिन कार्य, हार्ड वर्क, ये आपका साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है। तो 4 नंबर इज द करेक्ट आंसर, इन्होंने यहाँ पर नहीं कहा है, तो 4 नंबर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आपका 86 नंबर। हरी कक्षा 6 से शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, मतलब सर्कुलर मोशन पढ़ाना चाहता है 6 स्टूडेंट को। निम्न कौन सा सबसे अच्छी विधा होगी, मतलब बेस्ट मेथड, विधा में तरीका कौन सा अच्छा होगा। चर्चा करेंगे, सिर्फ डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कराएंगे, ये थोड़ा करेक्ट लग रहा है। गिविंग एग्जाम्पल, सिर्फ उदाहरण दे देंगे, ये भी आपका नहीं है। सिर्फ दिखाएंगे, डेमोस्ट्रेशन करेंगे। तो 86 का सही आंसर आपका 2 नंबर है, वो आपका एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, मतलब वहाँ पर कुछ एक्टिविटी करके दिखाएंगे, बच्चों के भी वहाँ पर सम्मिलित होंगे, आप भी, टीचर भी सम्मिलित रहेगा, तो इसमें बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। और दिस इज द बेस्ट मेथड, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। तो 2 नंबर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर। व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एम लर्निंग साइंस, मतलब साइंस सीखने का जो वो महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है आपका। विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, सिर्फ विज्ञान का ज्ञान सीखना हमें, ये भी नहीं है। विज्ञान की विषय वस्तु जानकारी एकत्रित करना, टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, साइंस कंटेंट, ये भी नहीं आपका। साइंस पढ़ने क्या ऑब्जेक्टिव है। अगला ऑप्शन, अध्ययन करता हूँ ईमानदारी, अखंडता, सहयोग मूल्यों पर, सहयोग मूल्यों की प्राप्ति, टू इम्बाइब द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी,
इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन अमोंग द लर्निंग, यही आपका करेक्ट आंसर है 3 नंबर। आगे जो है अपने सब पार्ट में विज्ञान ज्ञान अर्जित करने सहायता करना, ये अपना टू द मतलब ये पूरा क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो मेन ऑब्जेक्टिव आपका है साइंस लर्निंग का हमारा 3 नंबर है कि कोऑपरेशन करेंगे, ऑनेस्टी, वैल्यू, इंटीग्रिटी सीखना है और साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक एटीट्यूड हमारे अंदर हो। ये सारा चीज आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग साइंस है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर, द कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन इन साइंस मीन्स, मतलब सतत और समग्र मूल्यांकन का अर्थ क्या है? अंतिम रचनात्मक मूल्यांकन या मोर फ्रिक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, ज्यादा टेस्ट और आपका फ्रिक्वेंट टेस्ट लेंगे, ये भी नहीं है आपका, ये भी नहीं है। फिर आपका अगला ऑप्शन देखते हैं, अधिगम का आकलन तो सामान्य गतिविधि अभ्यास विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन, इवोल्यूशन ऑल एस्पेक्ट साइंस, ये भी नहीं है। आपका करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर है कि रूटीन एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज टू एसेस लर्निंग, मतलब रूटीन एक्टिविटी से चलेंगे और साथ में आपका एक्सरसाइज टू एसेस लर्निंग, मतलब लर्निंग को एक्सेस करेंगे, आकलन करेंगे, आपका यही आपका कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन का साइंस का। तो आगे बढ़ते हैं 89, Which one of the following is not, फिर से मैं मार्क कर, नॉट ए स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है, नहीं है 89। तो स्थिति का कल्पना करना, आप विजुलाइज करें सिचुएशन को, तो ये तो होगा कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं होगा। अटेम्प्ट टू सॉल्व ये भी होगा, ड्रॉ कंक्लूजन आपका निष्कर्ष फाइनल में निकालेंगे ये होगा। ऑब्जर्वेशन आपका 4 नंबर, ये आपका नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर स्टेप के अंदर नहीं आता है, तो 4 नंबर इज द करेक्ट आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के साइंस सेशन का हमारा 90 नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप ऑफ एनालॉजी स्टेज इन साइंस, हिंदी में भी देखते हैं थोड़ा, अनुरूपता विधि का एक चरण है, मतलब एनालॉजी स्टेज इन साइंस का कौन सा है, इसमें अनुरूपता विधि का एक चरण है। 90 का जो है आपका है 1 नंबर, समानताओं का चित्रण, मैप सिमिलरिटी, आपका ये एनालॉजी स्टेज इन साइंस का सही आंसर है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और हम लोगों ने पूरा आपका 30 क्वेश्चन को पूरा डिस्कस कर लिया। उसमें बुक्स के क्वेश्चन थे, साथ में आपका पेडागोगी क्वेश्चन था। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप डीएम स्टडी सेंटर से जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो डीएम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कैसा सेशन लगा जरूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।